तो कल का संकल्प याद आया, खुद चाहे कुछ न करूं, पर दूसरों का काम में दखल जरूर दूंगा। लोग अपने काम में दखल नहीं देने देते जब तक आप उनका भला न करने लगे। दखल देने के लिए भला करना जरूरी है। मैं भला करने के लिए व्याकुल हो उठा। बाहर निकला तो चबूतरे पर काका पालथी मारे बैठे दिखे। वे एक आंख बंद करके बड़ी एकाग्रता से अपने मूंछ के सफेद बाल उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। एक झटका बाल को देखकर उन्होंने चुटकी देखी और बोले, है साला बच गया। फिर एक आंख बंद करके चुटकी में बाल को पकड़ रहे थे कि सड़क की तरफ उनकी नजर गई और दूसरे काम में लग गए। ए लड़के, कुत्ते को पत्थर क्यों मारता है? वह काट खाएगा ना। अरे इधर साइकिल क्यों टिकाते हो? तो चबूतरा की साइकिल स्टैंड। मेरी तरफ देखा, बोले, कहाँ चल दिए? मैंने कहा, काका मैंने तय किया है कि दूसरों का भला करूंगा। काका बोले, और अपना भला कब करोगे? अरे जो अपना ही भला नहीं कर सकता है वह दूसरों का क्या भला करेगा? वह जानता ही नहीं है कि भला क्या होता है। देखता नहीं है जितने जनता के सेवक है सबके घर भरे हुए हैं। क्यों माल बटोर रखा है उन्होंने? इसलिए कि अपने पास धन होगा। तभी और समझ में आएगा कि धन का महत्व क्या है और तभी निर्धन जनता की हालत सुधारने की स्फूर्ति पैदा होगी। मैंने कहा, मगर मैंने तो सुना है कि अपना सर्वस्व त्याग कर दूसरों का भला किया जाता है। काका बोले, गलत सुना है। तूने सुना होगा पर मैंने तो देखा है। सेवक जी को जानता है, जिनकी चौक में तिमंजिली इमारत बनी हुई है। आजादी की लड़ाई के जमाने के नेता है वे। तब वे गरीब किसानों और मजदूरों के जुलूस निकाला करते थे और नारे लगवाते थे, इनकलाब जिंदाबाद, उजड़े घर हो गया आबाद। अभी एक दिन किसान मजदूरों ने उन्हें घेर लिया और कहा, सेवक जी आप हमसे नारा लगवाते थे, इनकलाब जिंदाबाद, उजड़े घर हो गया आबाद। तो इनकलाब हो गया, मगर हमारे घर तो वैसे के वैसे ही रह गए। वैसे ही गंदे झोपड़ों और कमरों में हम अभी भी रहते हैं। सेवक जी ने शांति से बात सुनी और कहा, अरे तुम लोगों को बड़ी गलतफहमी हो गई। वह नारा तो मैंने अपने घरों के बारे में लगवाया था और तुम देख रहे हो कि मेरा वह तिमंजिला मकान खड़ा हो गया है। उनका यह समझे कि वह नारा तुम्हारे घरों के बारे में था। तो हातिम साहब, अपने पहले अपना बाद में दूसरे का। भगवान ने पहले अपने लिए गरुड़ का इंतजाम कर लिया, तब मनुष्य की सवारी के लिए घोड़ा बनाया। तब कहीं अभी हाल में 40 साल पहले आदमी को हवाई जहाज बनाने दिया। तुम शायद विश्वास करते हो कि कबीर महात्मा थे, त्यागी थे। वे खुद भूखे रहते थे पर दूसरों को खिला देते थे। तुम उन्हें समझ ही नहीं। वे इतने बुद्धू नहीं थे जितना तुम समझते थे। उनका दोहा है, साई इतना दीजियो जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। जरा गौर करो, इतनी चालाकी से भरा दोहा है यह। पहले तो उन्होंने कुटुंब का इंतजाम कर लिया, फिर अपना मैं भी भूखा न रहूं और इसके बाद बचे तो साधु न भूखा जाए। अपने और परिवार के बाद उन्हें साधु की याद आई और तुम कहते हो वे खुद भूखे रहकर दूसरों को खिलाते थे। काका ने फिर एक आंख बंद की और सफेद बाल को चुटकी में पकड़ा। मैंने उनकी व्यस्तता का फायदा उठाया और खिसक लिया। सोचा इस मोहल्ले में सबसे असहाय वह मौसी है, जो बूढ़ी है, बीमार है और अकेली है। उसका भला करना चाहिए। मैं मौसी के घर पहुंचा, पुकारा, मौसी। मौसी कड़कड़ाई, कौन है रे? मौसी जो बूढ़ी और बीमार होती गई है तो निर्मम और कर्कश होती गई है। ममता भी शक्ति के साथ चली गई है। निर्बल का क्या प्रेम, क्या ममता और क्या सहानुभूति। मैंने कहा,
चल तुझे डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। उसने कहा, अरे अब क्या डॉक्टर के पास जाऊँ, अब तो भगवान के पास ही जाओगे बेटा। मैंने कहा, मौसी क्या तूने जीने से बिल्कुल उब गई? मौसी ने कहा, हाँ रे, अब तो जिंदगी में मौत आ जाए तो ठीक रहे। मैंने कहा, तो मौसी ला, मैं तेरा गला घोट देता हूँ। मौसी भन्ना उठी, तेरे मुंह में आग क्यों नहीं लगती रे? मैंने कहा, नाराज न हो मौसी, मैं तेरा भला करना चाहता हूँ। घुटवाने में तकलीफ हो तो जहर ला देता हूँ। अब मौसी मुझे गाली देने लगी। मैंने कहा, मौसी तू न जीना चाहती है न मरना, न खाना चाहती है न जहर, आखिर में तेरा भला किस तरह करूं? मौसी टर्राई, मैं ही मिली तुझे भला करने को? इतने लोग पड़े हैं, उनका भला क्यों नहीं करता? मैंने मौसी को छोड़ा, गणेश बाबू के पास पहुंचा। गणेश बाबू, आप कह रहे थे कि आपकी तरक्की रुक हुई है, चलिए सेक्रेटरी से कहकर करवा दूं। तरक्की तो पिछले महीने हो चुकी, सत्यनारायण कथा भी हो गई, तो इतने तरक्की और दिला देता हूँ। इतनी जल्दी तरक्की नहीं होती। वाजपेयी जी के पास पहुंचा। वाजपेयी जी, अपने बच्चों को स्कूल में भर्ती करा दूं। आप किस दुनिया में रहते हैं? भर्ती तो जुलाई में हो चुकी है, यह तो अगस्त का चौथा हफ्ता है। कोई ऐसा नहीं मिला जिसका भला मैं कर सकूं। घर लौट आया। अब मुझे समझ में आया कि लोग स्वार्थी क्यों हो जाते हैं। वे दूसरों का भला करना चाहते हैं, पर कोई उनसे भला करने के लिए तैयार नहीं होता। निराश होकर वे अपना भला करने लगते हैं। लोग उनकी निंदा करते हैं, पर वे दया के पात्र हैं। वे मजबूरी में स्वार्थी हो गए हैं। मोहल्ले में शायद खबर फैल गई है। दोपहर को एक आदमी आया और बोला, सुना है आप किसी का भला करने के लिए सवेरे से विकल है, पर कोई फंस नहीं रहा है। मैं अपना भला करा लेता हूँ, कितने रुपए देंगे? मैंने कहा, रुपए तो मेरे पास नहीं है, तुम चाहो तो भला कर मुझे 5 जूते मार लाना। उससे सौदा नहीं पटा। आखिर तीसरे पहर शिवशंकर बाबू है। उनका विकास शहर में दिखता है। 1 से 3 मकान हो चुके हैं। मिसेस शिवशंकर का खूब विकास हुआ है। कपड़े छोटे पड़ जाते हैं। जायदाद की जांच होती है तो शिवशंकर कह देते हैं ससुराल की तरफ से मिली है। न जाने ऐसे ससुर किस कोने में रहते हैं जो जिंदगी भर किस्तों में दहेज देते हैं, और वे हमेशा सरकार के कुछ महकमों के अफसरों को ही बेटी क्यों बहा देते हैं। शिवशंकर बाबू ने कहा, आप भला करना चाहते हैं ना, तो मेरा भला कीजिए। मेरा तबादला एक बहुत खराब जगह हो गया है, मुझे किसी अच्छी जगह भिजवाइए। मैं बहुत खुश हुआ और शाम को बड़े साहब के बंगले में पहुंच गया। वे लॉन में खड़े थे, दोनों हाथ पतलून की जेब में डाले थे। मैंने पूछा, आप लोग पतलून की जेब में हाथ डाले क्यों है? साहब ने कहा, इतने गंदे होते हैं कि उन्हें छिपाए रहते हैं। वे डूबते सूरज को इस तरह देख रहे थे जैसे वह उनका चपरासी हो। उन्होंने आसमान को ऐसे देखा जैसे वह उनके सामने क्लर्की का इंटरव्यू देने आया हो। मैंने कहा, आप खुलकर फूल क्यों नहीं तोड़ते? खुलकर उसे क्यों नहीं सूंघते? साहब ने जवाब दिया, कई सालों का ऐसा अभ्यास पड़ गया है कि अपने ही बगीचे के फूल तोड़ने जी धड़कता है। कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे पौधे से घूस ले रहे हैं। उनके मुख पर चौकस मुस्कान आ गई। कहिए, क्या काम है? मुझे आपने पहचाना नहीं?
नो आई डोंट रिमेम्बर। पिछले साल आपका एक स्कैंडल अखबार में छपने आया था जिसे मैंने रुकाया था। कैसा स्कैंडल? मुझे तो कुछ मालूम नहीं। पिछले साल मेरी गली के कुत्ते ने आपको देखकर भौंकना बंद कर दिया था। जो फोटो और चिट्ठियां अभी भी मेरे पास रखी है। अब उन्होंने मुझे एकदम पहचान लिया। फिर चेहरे पर मीठी मुस्कान आ गई। उपदेश, अगर चाहते हो कि तुम्हें हमेशा याद रखे तो उसके दिल में प्यार पैदा करने का झंझट न उठा। उसका कोई स्कैंडल मुट्ठी में रखो। वह सपने में भी प्रेमिका के बाद तुम्हारा चेहरा देखेगा। उन्होंने हाथ मिलाया, मेरा नाम बताया, अपने पास कुर्सी पर बैठा लिया। चेहरे पर फिर मुस्कान। चौकस, एक बेटे 100 किलोमीटर का भी फर्क नहीं। चश्मे की तरह पहनी हुई। मैंने पूछा, यह किस दुकान पर मिलती है? क्या यही मुस्कान चश्मे की दुकान पर मिलती है या जनरल स्टोर पर? यह तो हम लोगों को सरकार की तरफ से सप्लाई होती है। इस 10-12 तरह की होती है। पहली मुस्कान जो मैंने आपको दी थी -1 नंबर की है। वह टालने के काम आती है। 2-4 मुझे मिल सकती है। हाँ, जितनी चाहिए स्टोर से निकलवा दूंगा। क्या दाम लेंगे? कुछ नहीं। मेरे हैंडलर के बच्चे भी तो आखिर दफ्तर के फर्मों पर स्कूल का कच्चा नाम करते हैं। फिर भी आपको मुस्कानों का हिसाब तो रखना ही पड़ता होगा। तो क्या हुआ? राइट ऑफ कर लूंगा, लिखा दूंगा। 6 मुस्कानें सड़ गई। मुझे शिवशंकर के तबादले की बात करनी पड़ी। एकदम से यह बात छेड़ देना ठीक नहीं। पहले यह कुछ यहाँ वहाँ की बातें करके फिर धीरे से शिवशंकर की बात भी कर लूंगा। मैंने कहा, ये तो समाजवादी विकास योजनाएं चल रही है। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्योग चल रहे हैं। इनसे देश की हालत में कितना परिवर्तन हो रहा है। साहब बोले, देश में भारी परिवर्तन हो रहा साहब। देखिए ना, कपूर फाइनेंस में चला गया, करेला का होम में तबादला हो गया, शर्मा एजुकेशन में चला गया, रस्तोगी डिस्ट्रिक्ट में चला गया, वर्मा फिर एक्साइज में लौट आया। मैंने कहा, मेरा मतलब है देश की हालत में कुछ खास परिवर्तन हुआ हो तो? साहब बोले, हाँ, खास ही बात बता रहा हूँ। राय ल्यू पर चला गया। श्रीवास्तव इनकी इंक्वायरी हो रही है। भगत अभी फॉरेस्ट में गया है। बंदोबस्तर को स्पेशल ड्यूटी पर भेज दिया। सेंगर डेवलपमेंट में चला गया। पीके ट्रांसपोर्ट में गया। रेवेन्यू में कश्यप फिर आ गया। शंकर जीएडी में चला गया। मैंने और निश्चित सवाल किया, इस बीच देश की हालत में कुछ सुधार हुआ है? साहब बोले, सुधार? अरे हालत बिगड़ी है। आपको मालूम नहीं, सक्सेना मुझे सुपरसीड कर गया। साहब उदास हो गए। अपने पपीते के पौधों को देखकर बोले, यह पपीता बाद में लगाया था, पर यह पहले वाले को सुपरसीड कर गया। मैंने कोशिश की कि इनका ध्यान इस दुखद प्रसंग से हटाओगा। मैंने कहा, यह बताइए कि देश की इस साल की सबसे बड़ी घटना कौन सी है? वे बोले, यही सक्सेना मुझे सुपरसीड कर गया। उन्हें सुख देना मेरे वश के बाहर की बात थी। आखिर मैंने शिवशंकर के तबादले की बात की। साहब ने कहा तबादला कर रहे हैं। फला जगह सीएम का भांजा है, फला जगह ईएम का साला है। मैंने पूछा, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ किसी का कोई नहीं है? साहब बोले, मैं घर लौटा। शिवशंकर का भला
मेरे हाथों नहीं हो सकता।